अब मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। लास्ट क्लास में जब हम लोग लॉ पढ़ ही रहे थे लॉ, तो मैं आप लोगों को डिपॉजिट चैप्टर पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था बताओ? यस सर, आप डिपॉजिट्स का चैप्टर पढ़ा रहे थे। निकाल लो एक बार। डिपॉजिट्स के अंदर हमने सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2 पढ़ना चालू किया था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, कि क्या कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है या कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट नहीं ले सकती है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे बताओ? यस सर, हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर अगर याद हो, सेक्शन निकाल लो एक बार 73। तो सेक्शन 73 में मैंने बताया था कि अगर कोई भी कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। याद रखना, सेक्शन 73 किस चीज का था? सेक्शन 73 इस चीज का था कि कंपनी डिपॉजिट्स अपने मेंबर से ले रही थी। सेक्शन 73 किस चीज का था? सेक्शन 73 इस चीज का था कि कंपनी डिपॉजिट्स अपने मेंबर से ले रही थी। तो क्या कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले सकती है। क्या कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ले सकती है। लेकिन अगर कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो ए पॉइंट मैंने पढ़ाया था रेजोल्यूशन, कि अगर कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओआर या एसआर, इसके ऊपर डिस्कशन अभी बाकी है। बी पॉइंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बताएगी उससे कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा और उन रूल से कंप्लाई करके ही कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले पाएगी। सी पॉइंट है, अगर कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना है तो कंपनी अपने मेंबर्स को एक इन्विटेशन भेजेगी। कंपनी अपने मेंबर्स को क्या भेजेगी? एक इन्विटेशन भेजेगी और मेंबर्स को बोलेगी कि हम तुमसे डिपॉजिट लेना चाहते हैं। कंपनी अपने मेंबर्स को क्या भेजेगी? इन्विटेशन भेजेगी और मेंबर्स को बोलेगी कि हम तुमसे क्या लेना चाहते हैं? डिपॉजिट लेना चाहते हैं। तो कंपनी अपने मेंबर्स को इन्विटेशन भेज देगी। मेंबर्स को इन्विटेशन भेजकर क्या बोल देगी? मेंबर्स को इन्विटेशन भेजकर ये बोल देगी कि हम तुमसे क्या लेना चाहते हैं? डिपॉजिट लेना चाहते हैं। और मेंबर्स के पास इन्विटेशन चला जाएगा। उसके बाद आपने मेंबर्स को इन्विटेशन भेज दिया। मेंबर्स को इन्विटेशन भेजकर क्या बोल दिया कि हम आपसे क्या लेना चाहते हैं? डिपॉजिट लेना चाहते हैं। उसके बाद मेंबर को इन्विटेशन जो भेजा जाएगा एक सर्कुलर फॉर्म में भेजा जाएगा और सर्कुलर में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर और अमाउंट ड्यू टुवर्ड डिपॉजिट आएगा। अच्छा, एक पॉइंट और था, कंपनी ने जो सर्कुलर बनाया है ये सर्कुलर मेंबर्स को इश्यू करने से कम 30 डेज पहले इसकी एक कॉपी आरओसी को फाइल होगी। फिर एक ये पॉइंट था डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व का। ये पॉइंट मैंने आपको मना कर दिया था यहां से पढ़ने के लिए। मैंने आपको बोला था ये पॉइंट सीधे आप कहां पे पढ़ेंगे? रूल्स में पढ़ेंगे। तो अगर आप रूल्स में आओगे तो ये हमने रूल नंबर 13 पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट। इसमें मैंने क्या बताया था? जैसे अभी करंट ईयर चल रहा है कंपनी का, मान लो 2022-23, तो कंपनी को अपना सक्सीडिंग ईयर देखना है जो कि 2023-24 आएगा। कंपनी को देखना है अगले साल में कितने डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं। जितने डिपॉजिट अगले साल में मैच्योर हो रहे हैं कंपनी को उसका 20% करना है और वो 20% अमाउंट कंपनी को करंट ईयर में 30 अप्रैल तक एक सेपरेट बैंक अकाउंट में विद अ शेड्यूल्ड बैंक डिपॉजिट करना है और उसी को बोला जाएगा डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। क्या बोला जाएगा? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। याद आ गया? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट। सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट का क्या पॉइंट था? कि अगर कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है तो कंपनी को एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यह सर्टिफिकेट कंपनी का ऑडिटर बनाएगा। यह सर्टिफिकेट कंपनी का ऑडिटर बनाएगा। कंपनी को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट बनाकर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट में या तो कंपनी बोलेगी कि हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया ही नहीं है, या कंपनी बोलेगी कि हमने डिपॉजिट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया था, फिर हमने डिफॉल्ट को मेड गुड भी कर दिया था और डिफॉल्ट को मेड गुड किए 5 साल हो चुके। याद आया? उसके बाद ये वाला पॉइंट मैंने अभी रीड नहीं कराया, जी पॉइंट, लेकिन इससे जुड़ी बातें मैंने आपको पढ़ाना चालू कर दी थी। ठीक है, जी पॉइंट अभी मैंने रीड नहीं कराया, लेकिन जी पॉइंट से जो जुड़ी हुई बातें हैं वो मैंने पढ़ाना चालू कर दी थी। उसमें 6th पॉइंट और 7th पॉइंट, रूल्स का 6th और 7th पॉइंट दोनों पढ़ा दिए थे मैंने आपको बताया था कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले रही है, मेंबर से डिपॉजिट ले रही है,
तो आप मेंबर से जो डिपॉजिट ले रहे हैं वो लेने को आप मेंबर से सिक्योर डिपॉजिट भी ले सकते हैं और लेने को मेंबर से अनसिक्योर डिपॉजिट भी ले सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, आप लेने को मेंबर से सिक्योर डिपॉजिट भी ले सकते हैं और लेने को मेंबर से अनसिक्योर डिपॉजिट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंबर से क्या लेते हैं, सिक्योर डिपॉजिट लेते हैं, क्या लेते हैं मेंबर से, तो मैंने बताया था कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। उसमें पहला पॉइंट यही था, आप जो असेट मॉर्गेज करोगे, शेड्यूल 3 में जितने असेट्स लिखे हुए हैं कोई भी असेट मॉर्गेज कर सकते हो। शेड्यूल 3 में जितने असेट्स लिखे हुए हैं कोई भी असेट मॉर्गेज कर सकते हो सिवाय इंटेंजिबल असेट्स के। फिर आया 7 पॉइंट। 7 पॉइंट बोला, आप जो असेट मॉर्गेज करोगे, 7 पॉइंट क्या बोला, आप जो क्या करोगे, असेट मॉर्गेज करोगे, तो जो आप सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट क्रिएट करोगे वो इन फेवर ऑफ ट्रस्टीज क्रिएट करोगे। मतलब जो एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाया जाएगा वो डिपॉजिटर्स को नहीं रखवाया जाएगा, जो एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाया जाएगा वो ट्रस्टीज को रखवाया जाएगा। और सिक्योरिटी के तौर पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी रखवा सकते हो, सिक्योरिटी के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी रखवा सकते हो, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहीं पर भी हो सकती है, चाहे इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया। क्लियर है। और एक पॉइंट मैंने बताया था, समझाया नहीं था, मैंने बोला था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझ में आएगा, सिक्योरिटी शैल नॉट बी इन द नेचर ऑफ प्लेज। यहां तक समझ में आ गया क्या, बताइए। ये हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था आखिरी क्लास में, द सिक्योरिटी शैल नॉट बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ प्लेज। यहां तक याद आया। मैंने पुराना इसलिए याद दिलाया ताकि आज की क्लास समझ में आए। क्लियर है क्या। तनीजा तो बोल रही सर ना पुराना याद ना नया याद कुछ नहीं है, कुछ भी पढ़ा दो। याद आया क्या, नहीं आप ऐसे हैरान परेशान शक्ल बना के बैठे हो। बोले नहीं सर शक्ल ही ऐसी है। चलो फिर ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, नहीं ये तो सच है बेटा, लोग क्या बोलेगा इसमें। आओ, क्या तू बोल रहा है ऐसा, अच्छा फिर बता। नहीं, ट्रस्टी के लिए क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होती, डिस्क्वालिफिकेशन होती है। ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता है लॉ ने बता दिया, उसको छोड़ के सड़क बैठे भिखारी को बना दो, कोई दिक्कत नहीं। आप शैलेश को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अलाउड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन है, इन्हें नहीं बना सकते। कुछ लोग हैं जिन्हें नहीं बना सकते, वो हमने पढ़े हैं। डिबेंचर ट्रस्टी का टॉपिक शायद आपने अटेंड नहीं किया होगा, उसमें हमने पढ़े हैं। तो सेम डिस्क्वालिफिकेशन, तो आप बना किसको नहीं सकते ये लॉ ने बताया है। तो जिनको नहीं बना सकते उनको छोड़ के किसी को भी बना दो, कहीं कोई मना ही नहीं है। बोलिए क्लियर है। चलिए आइए बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर्स रूल 7। अब बेटा यहां तक यहां देखना आगे। सर सबसे पहले ये बोल रहा है ए पॉइंट, कंपनी बोले पब्लिक को सर्कुलर इशू नहीं करेगी। भाई आप मेंबर्स को सर्कुलर इशू करोगे ना कि हम आपसे डिपॉजिट लेना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला आप मेंबर्स को सर्कुलर ही इशू नहीं करोगे, और आप मेंबर्स को सर्कुलर तब तक नहीं इशू करोगे जब तक आपने क्या ना अपॉइंट कर दिया हो, ट्रस्टी। कहने का मतलब हो गया कि पहले ट्रस्टी अपॉइंट होंगे फिर मेंबर्स को सर्कुलर इशू होगा, और जब तक ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो रहे मेंबर्स को सर्कुलर इशू हो ही नहीं सकता। बोलो आया। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नो कंपनी शैल इशू आर सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग क्या, सिक्योर डिपॉजिट्स, अनलेस क्या, अनलेस द कंपनी हैज अपॉइंटेड क्या, वन और मोर ट्रस्टीज फॉर डिपॉजिटर फॉर क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर द डिपॉजिट्स। क्लियर है क्या। इस लाइन के साइड में लिखो, इट implies trustees are to be appointed, it implies trustees are to be appointed, it implies trustees are to be appointed before issuing circular to the members, it implies trustees are to be appointed before issuing circulars to the members, before issuing circular to the members। क्लियर है क्या। अच्छा लॉ बोला दूसरी चीज, जिस बंदे को ट्रस्टी बनाना चाहते हो, मान लो मैं ट्रस्टी बनाना चाहता हूं इसको, तो यहां कैसे आ गया आज, मान लो कोई ना, मैं ट्रस्टी बनाना चाहता हूं इसको और इसको, तो ये तो हो गई तनीषा, और ये डेफिनेटली अमन होगा। तो मैं ट्रस्टी बनाना चाहता हूं तनीषा को और अमन को, ठीक है।
तो लॉ बोला जिस बंदे को ट्रस्टी बनाना चाहते हो उसके रिटर्न कंसेंट ले लो, जो जबरदस्ती थोड़ी बना सकते हो। मान लो ये तनीषा, मैंने बोला ट्रस्टी बनेगी, बोले नहीं बनूंगी, तो मैंने कहा तेरा गला काट के दीवार पे लटका दूंगा, बोली अरे भैया बना दो, कैसे आप तो नाराज हो गए। ऐसे नहीं होता, सामने वाले की पहले कंसेंट हो, बनेगी तू ट्रस्टी, तू बनेगा, तो पहले जो बनने को तैयार है उसके रिटर्न कंसेंट हो, ले लिख के दे तू ट्रस्टी बनेगा, लिख के दे, इतना टाइम तो लगाएगा, तू क्या सोच रही बेटा, तू भी लिख के दे तू ट्रस्टी बनेगी, क्या लिख के दो भाई, तुमने हाँ किया ना, मैंने जबरदस्ती की थी कि आपके सामने इन्होंने हाँ किया ना, लिख के दो बनो तुम ट्रस्टी बनोगे। बेवकूफ लिख भी रहा है और बुक पे ही लिख रहा है, गवार किधर है बेवकूफ, आप क्यों रुक गए, लिख के दो ना भाई, तो इनको लिख के देना पड़ेगा ट्रस्टी बनेंगे, लिख दिया इन्होंने। अब ये बोला जो मेंबर्स को सर्कुलर इशू होगा ना, सर्कुलर, उस सर्कुलर में विद रीजनेबल प्रोमिनेंस, रीजनेबल प्रोमिनेंस यानी आराम से जो दिखे, इजीली विजिबल, एक रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ सर्कुलर में भी यह बात लिखो कि हमने जिन जिन लोगों को ट्रस्टी बनाया है उनकी रिटर्न कंसेंट लेके ही उनको क्या बनाया है, ट्रस्टी बनाया है। बोलो आया, मतलब क्या करना है, पहले जिस बंदे को ट्रस्टी बनाना है उसकी क्या लेनी है, फिर सर्कुलर में यह बात लिखनी है कि हमने ट्रस्टी की क्या ले लिया, रिटर्न कंसेंट, और यह बात लिखनी है रीजनेबल प्रोमिनेंस के साथ। रीजनेबल प्रोमिनेंस यानी वहां पर लिखो जहां पर वो इजीली विजिबल हो। तो क्या बोल रहा है, आ रिटर्न कंसेंट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स बिफोर देयर अपॉइंटमेंट एंड अ स्टेटमेंट शैल अपीयर इन द सर्कुलर, और सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद रीजनेबल प्रोमिनेंस टू द इफेक्ट दैट trustees for depositors have given their consent to the company to be so appointed। सिंपल सी कहानी है, रिटर्न कंसेंट लो ट्रस्टी की बिफोर अपॉइंटमेंट, ये कीवर्ड है, और इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट अपीयर होगा सर्कुलर में विद रीजनेबल प्रोमिनेंस, क्या कि ट्रस्टीज हैव गिवन देयर कंसेंट। बोले आया कि नहीं आया, अरे बोलो यार। तो लॉ क्या बोल रहा है, जिस बंदे को ट्रस्टी बनाना है पहले तो उसकी क्या ले लो, रिटर्न कंसेंट ले लो, और रिटर्न कंसेंट लेने के बाद सर्कुलर में बात लिख भी दो कि जिस बंदे को हम ट्रस्टी बनाना चाहते हैं हमने उसकी क्या ले लिया, रिटर्न कंसेंट ले लिया। बोलिए आया। अच्छा, सी पॉइंट क्या है सर, अब ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए, किसको अपॉइंट करने के लिए, ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए बनाई जाती है डिपॉजिट ट्रस्टी। याद करो, डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी बनती है, उसी तरह डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए डिपॉजिट ट्रस्टी बनती है, और डिपॉजिट ट्रस्टी बनती है फॉर्म डीपीटी 2 में। और लॉ बोला जिस दिन आप मेंबर्स को क्या इशू करोगे, सर्कुलर, उसके कम से कम 7 दिन पहले डिपॉजिट ट्रस्टी बन जानी चाहिए। कितने दिन पहले, जिस भी दिन आप मेंबर्स को क्या इशू करोगे, सर्कुलर, उसके कम से कम कितने दिन पहले, 7 दिन पहले क्या बन जानी चाहिए। तो याद रखना, डिपॉजिट ट्रस्टी कितने दिन पहले बननी है, एटलीस्ट 7 days बिफोर इशुइंग द सर्कुलर। तो लाइन क्या है, लाइन क्या है, द कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इन फॉर्म डीपीटी 2 एटलीस्ट 7 days बिफोर इशुइंग द सर्कुलर। बोलिए आया कि नहीं आया। अब सर ये आ गई, ये आ गई, क्या आ गई बच्चों, डिस्क्वालिफिकेशंस आ गई कि कौन नहीं बन सकता। ये बेटा क्या आ गई, डिस्क्वालिफिकेशंस आ गई ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज। क्या आ गई बेटा, डिस्क्वालिफिकेशंस आ गई किसकी, डिपॉजिट ट्रस्टीज की। एंड दीज डिस्क्वालिफिकेशंस आर सेम एज, ये डिस्क्वालिफिकेशन किसके जैसी हैं, दीज डिस्क्वालिफिकेशंस आर सेम एज disqualifications of are same as disqualifications of debenture trustees। जो डिबेंचर ट्रस्टीज की डिस्क्वालिफिकेशन है सेम ये वाली है, तो आपको लर्निंग नहीं करनी। तो ये क्या आ गई बेटा, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज आ गई, और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज आर सेम एज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। लेकिन इसमें एक फर्क है, ये आप होमवर्क में रीड करके आएंगे, कल मैं आपसे पूछूंगा क्या फर्क है, सिर्फ एक फर्क है। बाकी जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने आपको किसकी पढ़ाई है, डिबेंचर ट्रस्टीज की पढ़ाई है, वही सेम डिस्क्वालिफिकेशन किसकी है, डिपॉजिट ट्रस्टीज की, सिवाय एक चेंज के। क्या चेंज है और कौन से पॉइंट में कल पूछूंगा, फिर बोल रहा हूं क्या चेंज है और कौन से पॉइंट में चेंज है कल पूछूंगा।
और नहीं करके आओगे तो उल्टा लटका दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है क्या? आपको कुछ नहीं बोलेंगे निशा, आप टेंशन मत लो, आप चाहो तो मत करके आना। आओगे नहीं आओगे करके? वैसे बताओ, सोच लो एक बार और, इसकी कसम खाओ करके आओगे? ये निषिद्ध की नहीं, जो भी नाम है इसका, जितिन है जो भी है, क्या है? निदान। ये निदान की कसम खाओ, खाओ खाओ। हाँ, जानबूझ के विधान नहीं बोल रहा, नहीं तू गया समझ, ठीक है? खाओ इसकी निदान की कसम खाओ, खाली तेरी टेंशन मत ले, इसीलिए मैं निदान बोल रहा था। चलो यहां तक क्लियर है, समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा उंगली उंगली फ्रैक्चर होगी और कुछ नहीं होगा, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। चलो यहां तक क्लियर है बच्चों, आया कि नहीं आया? अरे आ गया क्या? चलो अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? ये पढ़ी चुके मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट, ये तो अलग पॉइंट है। अब आओ ऊपर लौट कर, अब आओ रूल्स पे लौट कर, सेक्शन पे लौट कर, सॉरी। अब आपको मिलेगा सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट। क्लियर है क्या? अब सर इसमें सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि कंपनी चाहे तो जो मेंबर से डिपॉजिट ले रही है वो सिक्योर डिपॉजिट भी ले सकती है और सिक्योर डिपॉजिट के फेवर में अपने एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवा भी सकती है। बोलिए आया कि नहीं आया? मतलब कंपनी सिक्योर डिपॉजिट ले ले और अपने एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवा दे। किसको रखवाएगी बताओ एज अ सिक्योरिटी? ट्रस्टीज को। किसको रखवाएगी? ट्रस्टीज को। और ट्रस्टीज को अपॉइंट करने के लिए क्या बनाएगी? और कौन से एसेट सिक्योरिटी पे रखेगी? शेड्यूल 3 में जितने एसेट्स लिखे हैं सभी गिरवी पे रख सकती है एक्सेप्ट। अच्छा अब इधर एक बात लिखी है, इन्होंने बोला कि अगर जो एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाए, जो एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाए, अगर उनकी वैल्यू कम है डिपॉजिट के अमाउंट से, मान लो डिपॉजिट तो लिए 10 लाख के और एसेट एज अ सिक्योरिटी रखवाए 8 लाख रुपए के, तो मुझे बताओ डिपॉजिट फुल्ली सिक्योर्ड है या पार्टली सिक्योर्ड है? अब इन्होंने बोला अगर डिपॉजिट या तो अनसिक्योर्ड है या पार्टली सिक्योर्ड है, क्या है? दोनों ही केस में डिपॉजिट्स को अनसिक्योर्ड माना जाएगा। अर्थात अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड करने हैं तो फुल्ली सिक्योर्ड करो वरना मत करो, डिपॉजिट सिक्योर्ड करने हैं तो फुल्ली सिक्योर्ड करो वरना मत करो। तो इन्होंने बोला कि अगर डिपॉजिट पार्टली सिक्योर्ड है या डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है, दोनों ही केस में सर्कुलर में यही लिखा जाएगा कि डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। चलो अनसिक्योर्ड है और सर्कुलर में लिख दिया कि अनसिक्योर्ड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऑब्वियस है। और ये बोल रहा है कि अगर डिपॉजिट पार्टली सिक्योर्ड भी है तो सर्कुलर में ये नहीं लिखेंगे पार्टली सिक्योर्ड है, सर्कुलर में यही लिखेंगे डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है। क्लियर है क्या? अब देखो सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट, इसके नीचे लिखो पहले, है जगह? नहीं है? लिखो। सर मैं यही लिखाऊंगा कि डिपॉजिट्स को सिक्योर्ड करना कोई मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल है। डिपॉजिट अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, वो तो ठीक है, आप सिक्योर्ड करो तो ये सब बातें हैं, नहीं करो तो मत करो। तो याद करना क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट इज नॉट मैंडेटरी, डिपॉजिट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। समझ में आया? तो लिखो इसके नीचे क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट्स इज नॉट मैंडेटरी, क्रिएटिंग सिक्योरिटी फॉर डिपॉजिट्स इज नॉट मैंडेटरी, क्रिएटिंग security for deposits is not mandatory, creating security for deposits is not mandatory, deposits may be secured, deposits may be secured or unsecured, deposits may be secured or unsecured, deposit secured भी हो सकते हैं और unsecured भी हो सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, द कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी, चाहे तो मे माने ऑप्शनल, चाहे तो प्रोवाइड कर सकती है सिक्योरिटी फॉर ड्यू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट पेबल देयरऑफ एंड क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स फॉर दिस पर्पस। लेकिन क्या लिखा है, इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट और सिक्योर्स देम पार्शियली, या तो बोले कंपनी ने डिपॉजिट्स को सिक्योर ही नहीं किया, या मान लो कंपनी ने डिपॉजिट को सिक्योर किया लेकिन पार्शियली किया,
then such deposit shall be termed as unsecured deposit. अब देखो क्या बोल रहा है, अगर सिक्योर ही नहीं किया या पार्शियली सिक्योर किया तो भी क्या बोलेंगे? इफ द कंपनी डज नॉट सिक्योर द डिपॉजिट्स और सिक्योर्स देम पार्शियली, देन सच डिपॉजिट शैल बी टर्म्ड एज, तो भी उनको क्या माना जाएगा? अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ही माना जाएगा इन एवरी सर्कुलर फॉर्म या एडवर्टाइजमेंट जो भी आप इशू करेंगे, इन एवरी सर्कुलर फॉर्म या एडवर्टाइजमेंट या डॉक्यूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट्स आर इनवाइटेड और एक्सेप्टेड। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? yes, सबको क्लियर है? yes, sir. सेकंड पॉइंट जनरल है। सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 73 के सबसेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 73 के सबसेक्शन 2 में कंडीशंस है। किस चीज की कंडीशंस है? कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वो खत्म हो गई। अब 73(3) तो मजाक है, मैं तो ना अंडरलाइन कराऊं ना मैं हाईलाइट कराऊं, रीड करके छोड़ दो एक बार। द कंपनी शैल रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय, हाँ तो करेगी, खा थोड़ी ना जाएगी। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, किसके अकॉर्डिंग? बोले टर्म्स के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच डिपॉजिट। समझ में थोड़ी आया होगा? मना कर दो, बोले नहीं आया। किसको नहीं आया समझ में बताओ? आगे सारांश बताओ क्या समझे। काफी टेक्निकल पॉइंट है, मुझे लग रहा है आप नहीं बता पाओगे। बताओ क्या पॉइंट है? अरे रीड नहीं करना, मतलब बताओ। सोचो इसको समझ में आ गया तो बाकी लोगों को तो आ ही गया होगा। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आ गया? हाँ बेटा बोलो, सबको क्लियर है? चलो Yes, sir. तो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स आगे इजी सा सेक्शन है। आप बताओ गीतांश आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, सब क्लियर है? चलो बोले से सब क्लियर है मेरे को, ठीक है, पूरा दिमाग ही क्लियर है मेरा। तो द कंपनी शैल रीपे द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय एन इंटरेस्ट देयर ऑन इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच डिपॉजिट। कोरा कागज देखा आपने? कोरा कागज देख लो गीतांश को, एकदम प्लेन है, आगे से पीछे से हर जगह से, ठीक है। नहीं था काला अक्षर, आगे तो मैं क्या बोलूं, छोड़ो। चलो क्लियर है? आओ आगे, कितना क्लियर है इसको? ठीक है आगे बेटा चले आगे। अब सर ये पॉइंट अच्छा है, मतलब अच्छा तो नहीं है तो आसान ही, बट हाँ मतलब समझने के वाइज है। सर जैसे ये कंपनी की डिपॉजिटर है, कंपनी मान लो इसका डिपॉजिट रीपे नहीं कर रही या इसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, क्या करे? तो बोली सर मैं तो रोने लग जाऊंगा। रोने से क्या फायदा है? बताओ कोई उपाय है? तो क्या करेंगे बताओ? जैसे आप बताओ मधुमक्खी, मान लो आपके डिपॉजिट कंपनी ने नहीं रीपे किए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? क्या बोल रहे हैं? चलो ये बोल रहा है मैं डंक मार दूंगा, तो ऐसे तो मत करना भाई, मर भी जाता है आदमी कभी कभी। तो टॉपिक आया फेलियर टू रीपे डिपॉजिट और इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं है। लॉ बोला अगर कंपनी डिपॉजिट रीपे करने में फेल हो जाए तो कैसी बातें करते हो यार, पूरा डंक मार दूंगा। चलो कैसे मारोगे? अच्छा बताओ, इसको मार के बताओ गीतांश को, क्या पता इसके कोरे कागज पे कुछ असर हो। हाँ वो भी है। खैर तो देखो सुनना मेरी बात, बड़ा इजी सा पॉइंट है। लॉ बोला अगर कंपनी डिपॉजिट्स को रीपे करने में फेल हो गई तो जो भी डिपॉजिटर है या ट्रस्टीज हैं वो कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर देंगे एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। फिर एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर देगी कि आप डिपॉजिट रीपे करो, डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रीपे करो, प्लस कंपनी के डिले पेमेंट की वजह से अगर डिपॉजिटर को कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए डिपॉजिटर को डैमेजेस भी दो। तो मुझे डिपॉजिटर को कितनी चीजें देनी पड़ेंगी? 3। कितनी चीजें देनी पड़ेंगी? 3। एक तो डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट, एक डिपॉजिट का इंटरेस्ट अमाउंट, और एक क्या? एक डैमेजेस। लो अब इसकी क्या डैमेजेस लग सकती है? इसकी क्या डैमेजेस लग सकती है पहले ये भी पूछो। सर कोर्ट में केस करने का खर्चा, अच्छा आने जाने में टाइम भी खराब होगा, प्लस हो सकता है इसको कोई अपने अर्जेंट बिजनेस मीटिंग छोड़ना पड़ गया, वहां भी लॉस हो गया। तो जिस भी प्रकार का जो डैमेजेस होगा वो सब एनसीएलटी कंपनी को बोलेगी कि आप डिपॉजिटर को पे करो, बोलेगी तो पे कर दूंगा। ठीक है तो देखो क्या लिखा है,
application to tribunal. If a company fails to repay any deposit or interest thereon in accordance with the terms and condition of such deposit, then we will make an application to tribunal. Order of tribunal. The tribunal may order the company to pay to the depositor क्या? Any sum due to him, any loss or damage incurred by him और उसके खर्चे वर्चे. The tribunal may make such other order as it may deem fit. बोलिए आया क्या? अरे आया क्या? यहाँ पे आके मेरी तरफ से सेक्शन 73 खत्म होता है. रूल्स नहीं खत्म, अभी रूल्स बहुत सारे हैं. रूल्स में तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आएंगी. अभी क्या खत्म हुआ है? सिर्फ सेक्शन 73 खत्म हुआ है. अब ये बेटा आता है रूल्स. चलो मेंबर से डिपॉजिट लेंगे तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? एक लिमिट है, वो बताएंगे. तो एक तो लिमिट ऑन डिपॉजिट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड. मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा. पढ़े क्या? अरे पढ़े क्या? तो लॉ बोला टोटल डिपॉजिट. लॉ बोला टोटल डिपॉजिट्स. क्या बोला लॉ? लॉ बोला जो टोटल डिपॉजिट्स होंगे, जो क्या होंगे बेटा? टोटल डिपॉजिट. टोटल मतलब टोटल बैलेंस शीट में जो डिपॉजिट आएंगे. टोटल मतलब टोटल, समझ रहे हो? टोटल बस यही रहेगा. नहीं तुम बहुत बुद्धू हो, कुछ कोरा कागज है उनके लिए बता रहा हूं. जो टोटल है, टोटल मतलब बैलेंस शीट में जो टोटल डिपॉजिट आएंगे नए एवं पुराने मिलाकर. मान लो कुछ पहले ले चुकी है, कुछ नए ले रही है, सब मिला मिलू के एग्रीगेट में टोटल डिपॉजिट कितने होंगे? 35%. कितने होंगे? 35% से ज्यादा नहीं होंगे. 35% किसका करना है? कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व्स का और सिक्योरिटीज प्रीमियम का. समझ में आया क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ तनीषा, आपके फेवरेट भगवान कौन से हैं? सबके होते हैं. आपके कौन से हैं? गणेश जी हैं. बोले मेरे फेवरेट भगवान गणेश जी. तेरे भी गणेश जी होंगे शैलेश, तेरे को देख के लगता है ऐसा. चलो ठीक है, गणेश जी को क्या खाना बहुत पसंद था, पर यार गणेश जी तो बहुत होशियार भी थे. नहीं तेरे गणेश जी नहीं होंगे. चलो तो देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से. तो आपके फेवरेट भगवान गणेश जी, तो गणेश जी की कसम खा लो और याद रखना, पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कहीं भी पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है तो पेड अप में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है. अगर वो पेड अप इक्विटी लिखेगा तो इक्विटी है, पेड अप प्रेफरेंस लिखेगा तो पेड अप है, लेकिन सिर्फ पेड अप लिखेगा तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है. तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल करके 35% कर लो. टोटल डिपॉजिट 35% से ज्यादा नहीं हो सकते. बोलिए आया? तो पढ़ना. द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग यानी पुराने वाले, टुगेदर विद जो नए वाले हैं, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट proposed to be accepted shall not exceed 35% of the aggregate of paid up share capital, free reserve and securities premium account of the company. क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है क्या? अब लॉ बोला एक तो प्राइवेट कंपनी में, किसमें? प्राइवेट कंपनी में. प्राइवेट कंपनी, कोई सी भी प्राइवेट कंपनी में, और एक पब्लिक कंपनी में नहीं. पब्लिक कंपनी में नहीं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी में. पब्लिक कंपनी में नहीं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी में. आप पूछो आईएफएससी पब्लिक कंपनी क्या होती है? नॉट इन सिलेबस, नॉट गोइंग टू बी डिस्कस. ठीक है, सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं डिस्कस करूंगा. फुल फॉर्म बता देता हूं, लिख लो. आईएफएससी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स लिख लिया. अब किट सीधा देखना, डिपॉजिट पर लिमिट कितनी है? 35%. लेकिन लॉ बोला था प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कोई सी भी प्राइवेट कंपनी हो, काली नीली पीली हरिया लाल, कोई सी भी प्राइवेट कंपनी हो, वो कोरा कागज सुन ले बेटा, कोई सी भी प्राइवेट कंपनी हो, कोई सी भी प्राइवेट कंपनी हो, या आईएफएससी पब्लिक कंपनी में, तो लिमिट 35 की जगह 100% है. 35 की जगह यानी 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, मान लो फ्री रिजर्व है 1 करोड़, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 करोड़, तो 1 + 2 टोटल हो गया 4 करोड़. नॉर्मल कंपनी 4 करोड़ का 35% डिपॉजिट लेगी, लेकिन आईएफएससी पब्लिक कंपनी और कोई भी प्राइवेट कंपनी कितना लेगी? 100% ऑफ. ये बोलो आया? तो लिमिट चेंज हो गई, कितनी हो गई?
100% किसका? वही पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो पढ़ो, a specified IFSC public company and a private company may accept from its members monies not exceeding 100% of paid up share capital, free reserve and security premium account। बोलिए आया क्या? अब सर ये कुछ कंडीशंस अगर ये पूरी कर दी तो प्राइवेट कंपनी पे कोई लिमिट ही नहीं है, कोई बिना लिमिट के जितने डिपॉजिट लेने ले ले, जा जी ले अपनी जिंदगी। सरकार ने उसे क्या बोला? जा जी ले अपनी जिंदगी, जितने डिपॉजिट तुझे लेने ले ले, बोले कोई लिमिट ही नहीं। देखो समझो, नॉर्मल लिमिट 35%, आईएफएससी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे, लेकिन अब एक प्राइवेट कंपनी तो ये है और दूजी ये है, इन दोनों प्राइवेट कंपनी पे कोई लिमिट ही नहीं है। लॉ बोला तेरी जितनी मर्जी उतनी डिपॉजिट ले ले, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जा मजे कर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लॉ बोल रहा। तो लॉ क्या बोला? लॉ बोला द मैक्सिमम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर्स शैल नॉट अप्लाई। मैक्सिमम लिमिट ही नहीं अप्लाई होगी किसको? फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज को। पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है सर? स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होगी 5 इयर्स के लिए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कितने साल के लिए? तो आप प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप फॉर 5 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक तो उसको नहीं अप्लाई होगी। तो कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, उसके ऊपर डिपॉजिट्स की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कितने साल नहीं है डिपॉजिट्स के ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट? 5 साल के लिए। और 5 साल कब से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। बोले आया? अच्छा दूसरा, सर अगर एक प्राइवेट कंपनी ये तीनों कंडीशन पूरी करते तो उसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। पहला, वो प्राइवेट कंपनी एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए और सब्सिडियरी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए किसी दूसरी कंपनी की। वो एसोसिएट कंपनी भी नहीं होनी चाहिए और सब्सिडियरी कंपनी भी नहीं होनी चाहिए किसी दूसरी कंपनी की। दूसरी कंडीशन क्या करना? प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का 2 गुना कर लेना। पेड अप शेयर कैपिटल का 2 गुना कर लेना, उसको कंपेयर कर लेना 50 करोड़ से और विच एवर इज लेस कर लेना, विच एवर इज। अब प्राइवेट कंपनी ने जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग्स की हुई है, इस लिमिट से कम होनी चाहिए। मान लो प्राइवेट कंपनी की पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल है 15 करोड़, 15 करोड़ का 2 गुना 30 करोड़, 30 करोड़ और 50 करोड़ विच एवर इज लेस। बोरोइंग्स ऑफ प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी लेस देन 30 करोड़। ये कंडीशन है। आई नहीं आई समझ में? द बोरिंग्स ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन इतना। और क्लियर है क्या? और लास्ट है सर, कंपनी ने जो डिपॉजिट्स पहले से लिए हुए या जो बोरिंग्स ली हुई हैं, उनके रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग्स। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी कर दी तो आप प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। और एक स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। कितने साल? 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है क्या बच्चों? अरे क्लियर है क्या? डी पॉइंट कट कर देना। यस सर। डी पॉइंट कट कर देना। क्यों कट करा रहा हूं? ये पॉइंट आगे डिटेल में आएगा, वहां पढ़ा दूंगा। छोड़ नहीं रहे हम, ये पॉइंट आगे आएगा, हमें पढ़ना ही है, छोड़ तो सकते ही नहीं हम इस पॉइंट को। यहां तक क्लियर है? आगे आओ। अच्छा, अब सर ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। सर ये दोनों पॉइंट्स बताएंगे मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट। ये दोनों पॉइंट क्या बताएंगे बेटा? मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स। ये दोनों पॉइंट्स क्या बताएंगे बेटा? मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स।
मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स। ये दोनों पॉइंट यही बताएंगे। तो सर लॉ बोला आप जब पब्लिक से क्या लोगे, डिपॉजिट लोगे, तो उनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड रखना होगा 6 मंथ्स। कितना? मतलब अगर आपने मेंबर से डिपॉजिट ली है तो 6 मंथ से पहले उनको रीपे नहीं कर सकते, और उनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होगा 36 मंथ्स। बोले अगर आपने मेंबर से डिपॉजिट ली है तो 3 साल के अंदर अंदर 36 मंथ्स के अंदर अंदर तो रीपे करना ही पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी एफडी ले रही है, कुल मिला के एफडी होता ही है, तो एफडी का मिनिमम पीरियड 6 महीने होगा, मैक्सिमम पीरियड 36 महीने होगा। बोलिए आया क्या? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये जो मिनिमम पीरियड है, ये जो क्या है, इसका एक एक्सेप्शन है। लॉ बोला, ये दिख ही नहीं रहा होगा कलर ये आपको। लॉ बोला जो मिनिमम पीरियड है वो आप मिनिमम 6 महीने की जगह मिनिमम 3 महीने रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 महीने वाले जो डिपॉजिट्स होंगे, वैसे डिपॉजिट्स पे लिमिट कितनी है? 35%, लेकिन मिनिमम 3 महीने वाले जो डिपॉजिट्स होंगे वो मैक्सिमम 10% होंगे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम के। मतलब मैं बताता हूं, सुनो, एक बात समझो। मान लो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 6 करोड़ रुपए, मान लो कंपनी के फ्री रिजर्व है 3 करोड़ रुपए, और मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1 करोड़ रुपए। टोटल कितना हो गया? 10 करोड़। टोटल कितना हो गया? 10 करोड़। अब 10 करोड़ का कर लो 35%, कितना हुआ? 3 करोड़ 50 लाख। और 10 करोड़ का ही कर लो 10%, तो हुआ 1 करोड़। तो बेसिकली कंपनी टोटल डिपॉजिट 3.5 करोड़ के लेगी। उस 3.5 करोड़ में 1 करोड़ रुपए के डिपॉजिट ऐसे हो सकते हैं जो 3 महीने वाले होंगे, बचे हुए 2.5 करोड़ के जो डिपॉजिट है वो 6 महीने वाले होंगे या ज्यादा के होंगे। बोलिए आया? मतलब लॉ बोला कि वैसे तो डिपॉजिट्स का मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 6 महीने होगा और मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 36 महीने होगा, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो ऐसे डिपॉजिट ले सकती है जिनका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने होगा, लेकिन वो मिनिमम 3 महीने वाले डिपॉजिट पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला जुला के 10% से ज्यादा नहीं हो सकते। बोलिए आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? तो देखो पढ़ो। अब लॉ तो उल्टी लैंग्वेज लिखेगा। लॉ तो बोलेगा डिपॉजिट लोगे ही नहीं, फिर बोलेगा ऐसे नहीं लोगे जो 6 महीने से कम के हो या 36 महीने से ज्यादा के हो। तो नो कंपनी शैल एक्सेप्ट और रिन्यू एनी डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड में तो मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं होता, बोले जब चाहे जब सामने वाला ले ले। तो बोले रीपेबल ऑन डिमांड तो हो ही नहीं सकते। और क्या नहीं हो सकते? या अपॉन रिसीविंग अ नोटिस, और विच इज रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ्स। लेस देन 6 मंथ्स वाले नहीं हो सकते, या विच आर रीपेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। तो 6 मंथ से ज्यादा वाले भी नहीं हो सकते। तो सिंपल याद रखो, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 36 महीने। ठीक है? और 3 महीने से कम पीरियड हो सकता है क्या? सॉरी 6 महीने से। हाउएवर अ कंपनी में फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग एनी ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। मान लो कंपनी को कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का फंड है, तो उसको मीट आउट करने के लिए क्या कर सकती है? एक्सेप्ट सच शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विच आर रीपेबल अर्लियर देन 6 months from the date of acceptance of deposit subject to condition। पहला, such deposit shall not exceed 10% of aggregate of paid up share capital, free reserve and security premium account। और दूसरा क्या? such deposit are repayable not earlier than 3 months from the date of acceptance of such deposits। बोलिए आया कि नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू फॉर एग्जाम। क्या तक क्लियर हुआ? बोलो। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? क्लियर हो तो आगे बढ़ो, नहीं क्लियर हो तो ना बढ़ो। सबको क्लियर है? लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे बेटा ये क्या बोल रहा है? सर कंपनी ने डिपॉजिट्स ले लिए, डिपॉजिट्स लेने के बाद क्या डिपॉजिट से जुड़े कोई भी टर्म एंड कंडीशन चेंज कर सकती है? तो लॉ बोला डिपॉजिट्स लेने के बाद डिपॉजिट से जुड़े जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें कोई ऐसे चेंजेस मत करना जिससे कंपनी के डिपॉजिटर्स को नुकसान हो रहा हो।
मतलब टर्म एंड कंडीशन में ऐसे चेंज मत करना जो डिपॉजिटर्स के लिए डिसएडवांटेजियस है। तो इसका इंप्लीकेशन ही निकल के आ रहा है, मान लो टर्म्स चेंज किए और टर्म चेंज करने से डिपॉजिटर्स को फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमने टर्म्स चेंज किए और उसे डिपॉजिटर्स को नुकसान हो रहा है तो फिर आपको चेंजेस करने दिया नहीं जाएगा। बोलिए आया? बताओ सारांश, क्या समझे जल्दी से, सेकंड वाला पॉइंट पूरा। किसके टर्म्स के अंदर? फिर कोई फायदा है आप लोगों को रोज रोज आके समझाने का? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। फेल होंगे, बाद में बैठे रहना आप लोग। ये पॉइंट समझ में आ गया बाकी से बच्चों को? आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम इन स्कोल्डिंग यू। नो राइट ऑफ कंपनी टू ऑल्टर द टर्म्स। तो यहां बेटा हिंदी में लिख लो, एनी चेंज इन टर्म्स, any change in terms which is advantageous to depositors, any change in terms which is advantageous to depositors, any change in terms which is advantageous to depositors, which is advantageous to depositors will be allowed, will be allowed, वो तो अलाउड होगा, will be allowed, but any change disadvantageous to them, but any change disadvantageous to them shall not be allowed, but any change disadvantageous to them shall not be allowed, but any change disadvantageous to them shall not be allowed। बताइए आया कि नहीं आया? जो चेंज उनके लिए एडवांटेजियस है वो अलाउड है, जो एडवांटेजियस नहीं है वो नहीं अलाउड है। बोलिए आया? Yes, sir. द कंपनी शैल नॉट रिजर्व यानी नॉट डू, नॉट रिजर्व टू इटसेल्फ यानी खुद से नहीं करेगी, आर राइट टू ऑल्टर टू द प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब डिसएडवांटेजेस होना, लिखा हुआ है टू द प्रिजुडिस और डिसएडवांटेज ऑफ डिपॉजिटर एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आफ्टर द सर्कुलर इज इशूड एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड। मतलब सर्कुलर इश्यू होने के बाद और डिपॉजिट लेने के बाद टर्म्स में कोई भी ऐसा चेंज नहीं करना है जिससे डिपॉजिटर्स को नुकसान हो रहा हो। हाँ, फायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आया? मतलब लॉ ने सिर्फ इतना बोला है कि नुकसान हो रहा है तो चेंज मत करना, तो इंप्लाइड ये हो गया कि फायदा हो रहा है तो कर लेना, नुकसान हो रहा है तो मत करना। बोलो आया? ये बड़ा आसान है। क्या कंपनी डिपॉजिट ज्वाइंट नाम से ले सकती है? आज मान लो तनीषा और अमन बोले हम मिलकर डिपॉजिट देंगे, या तनीषा अमन और हर्ष बोले हम मिलकर डिपॉजिट देंगे, या तनीषा अमन हर्ष और श्रेया बोले हम मिलकर देंगे, पूरी बारात लिया साथ में। तो लॉ ने बोला मैक्सिमम 3 नेम्स पे ज्वाइंट डिपॉजिट लिए जा सकते हैं। मतलब ज्वाइंट डिपॉजिटर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 3। मतलब तनीषा अमन और हर्ष मिलकर दे सकते हैं, अमन तनीषा और अभिनव, अभिनव तनीषा और अमन मिलकर दे सकते हैं, तनीषा तनीषा और अमन मिलकर दे सकते हैं, लेकिन अभिनव तनीषा अमन और हर्ष मिलकर नहीं दे सकते। ज्वाइंट डिपॉजिटर्स मैक्सिमम साथ में कितने लोग हो सकते हैं? 3। क्लियर है क्या? पढ़ना, वेयर डिपॉजिटर्स सो डिसाइड deposits may be accepted in joint names not exceeding 3, not exceeding 3, with or without any of the clauses। मतलब ये वर्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट पे लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो भी ठीक है, डज नॉट मैटर। विद और विदाउट एनी ऑफ द क्लॉजेस नेमली जॉइंटली, मतलब सर्टिफिकेट पे लिखो जॉइंटली बट चाहे मत लिखो, अरे नहीं भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ता है? जब आपने सर्टिफिकेट पे तनीषा अमन और हर्ष तीनों का नाम लिखा है तो ये इंप्लाइड है, जॉइंट डिपॉजिट है। अब इनके नीचे लिखो जॉइंटली डिपॉजिट है या नीचे मत लिखो जॉइंटली डिपॉजिट है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो विद और विदाउट द एनी ऑफ द क्लॉजेस नेमली जॉइंटली, ईदर और सर्वाइवर, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर एक्सेट्रा।
या एनीवन और सर्वाइवर, एक ही बात है। एनीवन और सर्वाइवर का मतलब है कि पैसा किसी को भी दे देंगे, या कोई मर गया तो उसके सर्वाइवर मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे, ये सब इंप्लाइड होता है। बोले लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो बढ़िया। बोले तेरे को दे देंगे, तू मर गया तो तेरे सर्वाइवर को दे देंगे, तुम तीनों मर गए तो तीनों के सर्वाइवर को दे देंगे। लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो बढ़िया। बोलिए आया क्या? मेन याद रखना है, ज्वाइंट डिपॉजिट मैक्सिमम कितने नाम पे हो सकते हैं? 3 लोगों के नाम पे हो सकते हैं। मतलब तनीषा, नंदिनी और मान्या से ले लिए, अभिनव, तनीषा और अमन से ले लिए, खुशी और निशिता और कार्तिक से ले लिए, ठीक है, मनस्वी और ये जितिन और ये निशा से ले लिए। समझ रहे हो? तो जैसे आपकी मर्जी हो ले लो, बस 3 लोग हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मान लो नंदिनी और मान्या, तनीषा और अभिनव, ठीक है, निशिता और कार्तिक, मनस्वी और जितिन, ऐसे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गीतांश एंड गीतांश, जैसे भी हो, ठीक है। चल, 2 गीतांश झेल नहीं पाएगी बाकी कंपनी, ठीक है। आगे चले गया, सच है बेटा, इसमें तो शर्मा मत, जो है वो है, ठीक है, शर्माना नहीं चाहिए अपने को। अच्छा बेटा, अब ये वाला पॉइंट तो आज होगा नहीं, मैं जब कल आऊंगा पहले मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रोकरेज कराऊंगा। 5th पॉइंट हम कर चुके हैं, 6th, 7th, 8th कर चुके हैं, 9th कर चुके हैं, फिर 10th पॉइंट कराऊंगा, 11th और 12th। तो कल ये सेक्शन खत्म। ये सेक्शन खत्म होके कल मैं आपको पहले 74 पढ़ाऊंगा और फिर 75 आ गया, ये वाला नहीं, 76 पढ़ाऊंगा पहले। 76 पढ़ने के बाद 76 से पढ़ाऊंगा, 75 है नहीं, डिलीट हो गया एक्चुअली, और फिर मल्टीपल चॉइस जो भी है कर लेंगे। डन है क्या? चलो आज का होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, रीड ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, रीड ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, रीड ओनली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, कॉपी में करा हुआ चाहिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी में सिर्फ एक क्वेश्चन करा हुआ चाहिए क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी में मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। कल मैं इसका सॉल्व सोल्यूशन देख लूंगा, कोई क्वेरी होगी डिस्कस कर लूंगा।